Welcome to day 3, the final day of IHC Samanvay 2025. We have a host of engaging and insightful session lined up for today. यहाँ उपस्थित सभी लोगों को सुप्रभात। इंडिया हैबिटेट सेंटर समन्वय 2025 के तीसरे और अंतिम दिन में आपका स्वागत करता है। हमारे पास इस 3 दिवसीय साहित्य उत्सव के लिए कई आकर्षक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हैं। Our first session for today is titled Ghar Kahan, the idea of home. I would like to invite our speakers Swanand Kirkire, Sudipti and Anuradha Veliwal on stage. Allow us to briefly introduce our esteemed speaker. Swanand Kirkire is an award-winning screenwriter, actor and lyricist known for iconic songs in films like Parinita and Masan. He has also received the National Award for Best Supporting Actor in his role in the Marathi film Chumbak. From a family of classical musicians, Kirkire has built a celebrated career as both a playback singer and lyricist over the past 2 decades. स्वानंद किरकिरे सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। इससे अलग वे एक कवि होने के साथ साथ गायक, अभिनेता, संवाद लेखक, संगीत निर्देशक और सह निर्देशक भी हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में गीत लिखाई के दौर में ही कविता लिखना भी शुरू हुआ। इब्ने इंशा, गुलजार और पीयूष मिश्रा के लेखन से खुद को प्रभावित मानने वाले स्वानंद का पहला कविता संग्रह है आप कमाई। स्वानंद जी के बारे में 2 चीज़ें और जोड़ना चाहूँगी। यदि आप अभिनेता के तौर पे उनको बेहतर समझना चाहते हैं तो आप उनकी 2 फिल्में ज़रूर देखिए, मराठी में चुंबक और हिंदी में 3 of Us। Anuradha Beniwal is currently a well-known chess coach in London and is also deeply involved with Jio Beti, a voluntary organization for the all-round personality development of girls in Rohtak. A backpacker by nature, she is writing the story of her wanderings in a book series named Yayavari Avargi. Azadi Mera Brand is the first book of the series, which has been awarded the Raj Kamal Creative Prose Award. अनुराधा बेनीवाल लंदन में एक जानी मानी शतरंज कोच हैं और रोहतक में लड़कियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए जियो बेटी नाम से एक स्वयंसेवी संस्था भी चला रही हैं। मिजाज से बैकपैकर अनुराधा अपनी घुमक्कड़ी का आख्यान यायावरी आवारगी नामक पुस्तक श्रृंखला में लिख रही हैं। आज़ादी मेरा ब्रांड श्रृंखला की पहली किताब है जो राजकमल सृजनात्मक गद्य सम्मान से सम्मानित है। लोग जो मुझ में रह गए उनकी दूसरी किताब है। Sudipti, who thinks and writes about history, mythology and Indian women's life, is associated with the teaching of Hindi language and literature. While writing in various newspapers and magazines, she undertook a research study of Mahesh Narayan's poem, Swapna. After teaching for 10 years at Mayo College Girls' School, Ajmer, she is currently teaching at the prestigious Sardar Patel Vidyalaya, Delhi. सुदीप्ति का जन्म 1980 में बिहार के सिवान में हुआ। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखते हुए जेएनयू में इन्होंने महेश नारायण की कविता स्वप्ना का शोधपरक अध्ययन किया। इतिहास, पुराकथाओं और भारतीय स्त्री जीवन पर अतिवादों से बचते हुए एक अलग ज़मीन पर सोचने, विचारने और लिखने वाली सुदीप्ति हिंदी भाषा साहित्य के शिक्षण से जुड़ी हैं। अजमेर के मायो गर्ल्स कॉलेज में 10 वर्षों तक अध्यापन करने के पश्चात वर्तमान में दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थान सरदार पटेल विद्यालय में पढ़ा रही हैं। With that introduction in place, I would like to hand over to our speakers to continue with the event. Thank you. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक चीज़ बताना चाहूँगी, कविता का शीर्षक है स्वप्न। आज का हमारा विषय है घर कहाँ, और विषय पर आने से पहले दिल्ली में वसंत की इस सुंदर सुबह में जब आप सब समय निकाल कर 11 बजे आए, हम एक बहुत दुखद खबर के साथ यहाँ पहुँचे कि पिछली रात दिल्ली स्टेशन पर एक भगदड़ हो गई जिसमें बहुत लोगों की कुचलने के द्वारा मृत्यु की और कभी भी घर वापस नहीं लौट पाने की सूचना है। जब कोई व्यक्ति घर से निकलता है तो पीछे उसका घर, उसके घर की दीवारें और उसके घर में मौजूद लोग, स्त्रियां, बच्चे, पुरुष, माता पिता,
बहुत सारे लोग प्रतीक्षारत होते हैं। कोई ये नहीं सोचता है कि वो कभी लौट नहीं पाएगा। तो जो लोग घर अब कभी नहीं लौट पाएंगे, उनके लिए हम 1 मिनट का मौन रखते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए आगे बातचीत शुरू करेंगे। दुनिया के कुछ बेहद सुंदर शब्दों और परिकल्पनाओं में से एक है घर, और दुनिया की सबसे त्रासद और निचोड़ देने वाली अवधारणाओं में से एक है घर। एक साथ सुंदर और यातनादायक कैसे हो सकता है कोई एक घर? मुझे लगता है मेरे साथ 2 बहुत प्रभावशाली वक्ता और अलग अलग अनुभवों से संपन्न, अपने और दूसरों के जीवन अनुभवों की कहानियों को लेकर बैठे हुए वक्ता साथ हैं। इसके बावजूद मैं आज के सत्र में एक नया प्रयोग करना चाहूँगी कि आप जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप में से कोई श्रोता बताना चाहे कि उनके लिए क्या है घर, कहाँ है घर, घर कहाँ? ये जो हमारा विषय है, हम अंत में श्रोताओं से सवाल लेते हैं, लेकिन अभी आप में से किसी के अंदर अगर कहना हो कि घर कहाँ है, तो उसका स्वागत है। आपकी बात से शुरू करते हैं हम अपनी बात। प्रभात जी। नहीं, आप जब बोल रही थी तो मुझे दिनकर जी की डायरी की एक पंक्ति याद आ गई। मैंने सोचा कि आपकी बात में अपनी बात जोड़ दूं। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि घर वह नहीं होता है जहां हम रहते हैं, घर वह होता है जहां हमें प्यार मिलता है। बहुत शुक्रिया। मुझे सरदार पटेल की ये आदत हो गई है जिसमें हम हर तरह का एप्रिसिएशन ऐसे करते हैं ध्वनि प्रदूषण से बचते हुए। तो इसलिए अगर मैं कभी ऐसे कर दूं तो ये आप मत मानिएगा कि मैं कुछ अटपटा कर रही हूँ। शांति निकेतन से ये सरदार पटेल तक परंपरा रहती है अप्रिशिएट करने की। खैर, तो विस्थापन पर केंद्रित इस वर्ष के समन्वय का यह सत्र है घर। बिल्कुल इसीलिए क्योंकि दुनिया के प्रत्येक विस्थापन का दुख घर से जुड़ा है, और प्रत्येक माइग्रेशन का जो सपना होता है वह घर पर होता है। और इन बहुत सारे दिलचस्प आयामों को देखते हुए मैं स्वानंद से शुरुआत करना चाहूँगी कि स्वानंद, आप कहीं जाते हैं तो अक्सर लोग पूछा करते हैं, आप नहीं, हम सब भी जाते हैं तो लोग पूछा करते हैं आप कहाँ से हैं। और जब हम बताते हैं कि हम फलाने जगह से हैं, जैसे मान लीजिए आप कहें कि आप इंदौर से हैं, तो अगला होता है कि आप तो मराठी हैं, तो आप इंदौर में जन्मे पले बढ़े मराठी, और फिर आप वापस कार्य क्षेत्र जो आपका घर हुआ अभी मुंबई, वहाँ चले जो महाराष्ट्र है, मराठी भाषी क्षेत्र है, आप मराठी बोलते भी हैं और पढ़ते भी हैं, उसमें कॉलम भी लिखते हैं, तो आपके लिए घर कहाँ है अब? फिर वही शुरुआत वहीं से करूँगा कि कल जो हुआ दिल्ली में, उसके लिए पुनः एक बार उन सभी लोगों को, सभी लोग कहीं जा रहे थे, सारे लोग, शायद आज सत्यानंद की भी मैं पोस्ट देख रहा था तो कुछ लोग सच में घर जा रहे होंगे, और जो जो प्रयाग जा रहे थे मोक्ष पाने के लिए, वो भी अपने आप में घर को पाने की तलाश है। उस रूह को कोई घर चाहिए, उस आत्मा को कोई घर चाहिए। तो ये हमारे घर ढूंढने की जो पूरी तरह से हम इंसान की जो जद्दोजहद है, वो हमारे चाहे भारतीय दर्शन में हो, चाहे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि एक जगह वापस आ सके, या हमें कहीं घर चाहिए, हमें कहीं एक डेरा चाहिए, एक सराय चाहिए जहाँ प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए। अगर वेस्टर्न भाषा में बोलो तो जहाँ पे वार्मथ चाहिए, क्योंकि सर्दियों के प्रदेशों में जब लोग घर का अर्थ वार्मथ से है, वार्मथ का मतलब उष्मा से है, जो प्रेम की उष्मा हो सकती है, लेकिन फिजिकल रूप से भी उष्मा से है, ऐसा मेरा मानना है। अब जहाँ तक कि मेरी बात है, मैं उस घर की ही तलाश में भटक रहे हैं, क्योंकि आज अगर मैं कहूँ कि मैं इंदौर से हूँ और मैं इंदौर को अपना घर मानता हूँ, तो इंदौर में जब जाऊँगा तो वो कहेंगे कि इंदौर में कहाँ से हो, फिर मैं 50 मोहल्लों में से एक मोहल्ले का नाम गिनाऊंगा, फिर वो कहेंगे अच्छा वो मोहल्ले का या इस मोहल्ले का आदमी अलग है, उस मोहल्ले का आदमी अलग है। फिर मैं उस मोहल्ले में जाऊंगा तो वो कहेंगे कि यार उस मोहल्ले में कौन सा घर है,
कौन सी लोकेलिटी है, कौन सी चीज़ है। उसमें भी एक अमीर है, एक गरीब है, तो वो अमीर अलग हो जाएंगे, गरीब अलग हो जाएंगे। फिर उसके अंदर भी मैं जाऊंगा तो हम लेयर प्रति लेयर जब अंदर जाते जाएंगे तो हमको दिखाई देगा कि एक एक घर, एक एक घर, एक एक घर, वो घर की परिभाषा, लौटने की परिभाषा कहीं ख़त्म नहीं होती। वैसे ही दूसरी तरफ आप जाओगे तो बम्बई में जाओगे। अब हम लोग मैं अपने बारे में मैं छोटी सी बात कहूँगा। मुझे मेरे इंदौर में मराठी, तो अब उसका एक इतिहास है। इंदौर में मराठी क्यों है? क्योंकि जब बाजीराव पेशवा जीतकर पानीपत की लड़ाई जीतकर वापस आ रहे थे तो अपने सरदारों को उन्होंने काफ़ी सारी ज़मीनें नॉर्थ इंडिया की बांट दी थी। तो उसमें सिंधिया जो शिंदे है उनको ग्वालियर मिला था और होलकर को इंदौर मिला था। तो मराठी राजा थे, तो मराठी राजा जहाँ थे तो मराठी पॉपुलेशन वहाँ गई। जैसे गुजराती पॉपुलेशन कहीं चली जाती है और जहाँ के राजा होते हैं वहाँ की पॉपुलेशन होती है। तो वो पॉपुलेशन जब उस पॉपुलेशन के साथ मेरे भी पुरखे उस जगह पे आए होंगे, लेकिन फिर उन्होंने उस जगह को अपना घर बनाया। एक सांस्कृतिक मिलाप हुआ, एक सांस्कृतिक रूप से थोड़ी मराठी, थोड़ी मालवी, थोड़ी गुजराती, और ऐसे करते 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 एक संस्कृति बनी। लेकिन संस्कृतियों के बनने का और टूटने का अपना एक सतत सर्कल चल रहा होता है, और फिर उस सर्कल को तोड़कर हमें कुछ और पाने की आस में हम बम्बई आ गए। मैं मुंबई आया। अब मुंबई भी मेरा घर नहीं है और मुंबई में मेरा घर नहीं है। मेरी दादा नानी का कोई घर नहीं था, तो मुझे नहीं, लोगों को घर एक बड़ी प्रिविलेज घटना है, ऐसा मुझे लगता है कि मेरे नानी के घर में जाता था तो नानी घर की एक इमेज है। मेरे नानी के पास घर ही नहीं था, तो मेरे पास कोई इमेज ही नहीं है। तो इसका मतलब है नानी के घर जाता था पर मेरी नानी की इमेज है मेरे पास। तो खैर ये इस तरह से हम घर की कई तरह से परिभाषा कर सकते हैं, और शायद आज की बातचीत में हम उन्हीं सारी परिभाषाओं की तरफ ध्यान देंगे। बिल्कुल, है ना? आपने एक बहुत ऐसी बात कही जिससे मैं अब वैसे तो मेरा काम सवाल पूछने का है, लेकिन मैं बोलने से रोक नहीं पा रही हूँ खुद को। मेरा घर, मैं नानी के घर जाता था और मेरी नानी का कोई घर नहीं था, लेकिन मेरी नानी थी। लेकिन मेरी नानी का घर ही मेरा घर था, और मेरा घर मेरा छुट्टियों का घर था। मैं अपने नानी घर में रही तो मेरी नानी मेरा घर थी और मेरा नानी का घर मेरा घर था। लेकिन एक ऐसा मोमेंट आया जब उस घर को तोड़कर एक नया घर बना दिया गया, और पूरी तरह से वो घर अब सिर्फ मेरी स्मृतियों में है कि वो कैसा था। अब उस जगह पर एक मकान है जो मेरी स्मृतियों का नहीं है, जहाँ मेरी कोई स्मृतियाँ नहीं है, जहाँ मैं कभी कभी जाती हूँ और रिलेट ही नहीं करती हूँ। तो जो घर था वो नहीं है, अब मेरा कोई घर नहीं है। ऐसा लगता है कि अब मेरा इस दुनिया में कोई घर ही नहीं है। तो लेकिन अनु, अब मैं अपनी बात से परे आपसे सिर्फ एक चीज़ जोड़ता हूँ, फिर आप अनु पे जाना, कि या मेरा कोई घर नहीं है इस दुनिया में, या वसुधैव कुटुंबकम की जो कल्पना है कि ये दुनिया ही मेरा परिवार और दुनिया ही मेरा घर, ये भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। ये हम जहाँ बैठे ये मेरा घर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अनु, आपकी अभी तक की जो यात्रा है वो बहुत दिलचस्प है। आप हरियाणा के महिम खेड़ी से हैं और आपका अपना एक पता पुणे में है, और उसके बाद आप लंदन जाती हैं, वहाँ अपना एक व्यवसाय भी खड़ा करती हैं, वहाँ अपनी एक नई पहचान बनाती हैं, एक प्रोफेशनल पहचान, और वो भी आपका एक घर है। और फिर दुनिया के बहुत सारे घरों में जो आप जाती हैं और घूमती हैं, जिसकी कहानी इसमें है कि आप कई घरों में कई लोगों से मिलती हैं, और इसमें भी है जब लोग घर बन जाते हैं, और उसके बाद आप इन तमाम जगहों से गुजरते हुए फ्रांस के गांव में जाती हैं जो अब आपका एक घर है, और फिर आप फ्रांस, हरियाणा, पुणे, लंदन, है कहाँ घर? आई थिंक सूटकेस मेरा घर है। जब मुझसे कोई पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, आई थिंक मेरी कांस्टेंट सर्च जो है, एक कांस्टेंट सतत एक सर्च है, वो घर के लिए है। और आई डोंट थिंक आई हैव अ परमानेंट होम, एंड आई थिंक इट्स ऑल राइट। आई मेड पीस विद इट। जैसे आप लोगों के लिए नानी घर था, मेरे लिए दादी घर था। एंड आई रिमेंबर, मेरे लिए घर है जहाँ मैं हो सकूं जैसी हूँ। आई डोंट हैव टू बी गुड, आई डोंट हैव टू बी एक्सीलेंट एट समथिंग। आई एम एक्सेप्टेड जैसी मैं हूँ, वैसी। जहाँ मैं मेरी दादी के घर का एग्जाम्पल देती हूँ, मैं बहुत छोटी थी जब
4-5 साल की और मिट्टी खाती थी जैसे बच्चे खाते हैं। तो माई मदर विल शाउट एट मी और प्रॉबेबली आल्सो बीट मी। मेरी दादी मुझे प्रोटेक्ट करते हुए कहती थी बस थोड़ा सा खाएगी, बस थोड़ा सा। लाइक दैट वाज द लव दैट शी हैड फॉर मी, कि वो मैं जैसी भी हूँ, लाइक विदाउट आई डिडंट हैव टू, मुझे कुछ बनना नहीं था, कुछ इंटेलिजेंट क्लास में टॉप नहीं करना था, या चेस में टूर्नामेंट नहीं जीतनी थी, या कोई बहुत इंटेलिजेंट या क्लेवर काम नहीं करने थे। आई जस्ट हैड टू बी एज आई एम, एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट मेरी दादी के घर पे। आई नेवर फेल्ट एट होम प्रॉबेबली एट माई पेरेंट्स, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि ये टूर्नामेंट जीतोगे या ये अच्छा करोगे या ऐसे करो। आई हैड टू बी एक्स्ट्रा। So I feel home is where I don't have to be, कुछ मुझे एक्स्ट्रा नहीं होना है। I can just be like this, I can make mistakes, I can be sulky, I can be upset, I can cry, I can laugh, and people around me accept me as I am, and मेरी search is for those places जहाँ I can be vulnerable, I can be very very vulnerable, and that's why now either people, very close people have become my home, लोग मेरा घर हो गए हैं जिनके सामने मैं जैसी हूँ एग्जैक्टली बेयर हो सकती हूँ, बहुत वल्नरेबल हो सकती हूँ, एंड दे विल एक्सेप्ट मी एज आई एम। सो आइदर दे आर वेरी फ्यू पीपल या इज जस्ट मी। सो राइट नाउ दीज डेज आई जस्ट फील होम with myself, so I live alone in Pune, और मुझे लगता है कि that's my home, but again it's very fluid. कभी कोई चीज़ घर लगती है, कभी कोई जगह घर लगती है, कभी कोई इंसान घर लगता है। फ्रांस घर लगता है जबकि ना वहाँ की भाषा को जानती हूँ ना लोगों को जानती हूँ, बट आई फील आई कैन बी, घर से दूर जाके कई बार लगता है कि घर है। इस पर आएंगे हम। लेकिन सबसे अच्छी बात है सेम वेवलेंथ के लोगों से बात करने की, कि हम अभी 5 मिनट पहले मिले और एक के बाद एक लगता है कि जैसे ये सवाल हमने कहीं से पहले बातचीत कर लिए, क्योंकि आपने जो कहा कि लोग घर हैं और जो जहाँ पे हम जैसे हैं स्वीकृत हो जाएं तब महसूस होता है तो घर है। तो मैं स्वानंद आपके लिए यही सोचा पूछने के लिए, अब मैं पूछ ही रही हूँ कि कई बार किसी के होने से घर का एहसास होता है। फिल्मों में तो अक्सर दिखाते हैं, गानों में भी लिखते हैं, कई ऐसे कोट्स भी हम पढ़ते हैं कि ये पर्सन हमारा घर है। वो पर्सन ज़रूरी नहीं कि प्रेमी प्रेमिका हो, दादी भी हो सकती हैं, पिता भी हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकता है, और कोई ऐसा भी जो हमें नहीं। क्यों हमें लगता है कि कोई एक व्यक्ति घर है? फिर वही बात जो अनु कह रही है उसी को मैं दोहराऊंगा कि जहाँ पे आप, वो इंशा जी की एक फेमस लाइन है चांद के बारे में, कि चांद के बारे में वो कहते हैं कि जिसने मन के अंधियारे में आन किया उजियारा वही है चांद। तो चांद की अलग अलग डेफिनेशंस में एक सबसे अच्छी डेफिनेशन मुझे ये लगती है कि जिस भी चीज़ ने आपके मन के अंधेरे में उजारा किया होगा किसी भी वक्त पे वो आपका चांद है। वैसे ही जिस भी मैं परसों ही एक गीत लिख रहा था तो उसमें एक कि तेरे बाहों में मुझे घर दे दे, यू नो, लाइक गिव मी शेल्टर इन योर आर्म्स, या तेरी जुल्फों के साये में दे आसरा। एक प्रेमी की कल्पना हो सकती है कि आसरा, अंततः हम आसरा ढूंढते हैं। हम जैसे हम कह रहे हैं कि वेस्ट से ऊष्मा आती है, मैं कह रहा था वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि हमारी ईस्टर्न फिलोसफी से छाँव आती है। हम धूपिल प्रदेश है तो हमको लगता है कि हमें कहीं साया मिल जाए, कहीं छाया मिल जाए। उस जहाँ छाया मिलती है वहाँ घर है। लेकिन कबीर फिर कहते हैं कि गुरुजी जहाँ बैठूँ वहाँ छाया जी, तो मैं जहाँ बैठा हूँ वहीं छाया है। तो ये बड़ा वृहद टॉपिक है घर। आपका सवाल गानों के बारे में था, लेकिन मैं फिर कहीं मेरी गाड़ी में नहीं बिल्कुल मैंने कहीं और मोड़ दी। और घर का होना और घर की ज़रूरत, मुझे लगता है मोक्ष प्राप्ति भी हम घर को ही ढूंढ रहे हैं। प्रयागराज में जाके डुबकी भी इसलिए लगा रहे हैं कि एक बार को फाइनली या जंजाल खत्म हो आने और जाने का और मैं घर पहुंचूं अपने जहां मुझे पहुंचना था। लेकिन घर की ये जो कल्पना है, ये मुझे लगता है फिर मैं दोबारा उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं फिल्मी गीतों पे आऊँगा लेकिन ये मुझे लगता है कि ये हमको इसको पूरे नीचे से, मैं आदिवासियों के साथ काम कर रहा हूँ इन दिनों और वहाँ पे 3 तरह की
मतलब मैं भील आदिवासियों के साथ काम कर रहा हूँ और वहाँ पे एक तो एग्रेरियन लोग हैं जो कृषि करते हैं, जो ठहर गए एक जगह पे वो कृषि करने लगे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रजाति है जो वॉन्डर्स एंड गैदरर्स है, जो प्रकृति देती है उसके साथ चलते हैं, मौसमों के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फल मिला तो फल खाते हैं, शिकार मिला तो शिकार खाते हैं और ऐसी ज़िंदगी जीते हैं। उनका कोई घर होता नहीं, उनको घर का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। वो अपने ही घर में है और सारा ही खाना उनका है और सारे ही जानवर उनके हैं और जब उनको भूख लगती है तो वो कुछ खा लेते हैं। लेकिन ये घर, ये कल्पना ही आई कहाँ से आई? जब से हमने ज़मीनों पे टिकना शुरू किया। हमने कहना शुरू किया कि हाँ भाई ये ज़मीन मेरी और अब इस ज़मीन पे मेरा घर और अब इस घर का मैं मुखिया और तू मुखिया और मैं इस घर का मुखिया, ये मेरे बच्चे और अब ये वापस मेरे घर आएंगे और ये घर को और बड़ा बनाएंगे और वृहद बनाएंगे। तो मुझे लगता है घर को समझने की बहुत सारी डेफिनेशंस है। उसमें मुझे जो सबसे सुंदर लगती है वो हिंदुस्तानी फिलॉसफी की ही है, जो हम बार बार कहते हैं कि ये ज़माना ही आपका घर है। और बस हम नहीं, आप जो बात कह रहे थे उससे रिलेटेड मेरी एक सवाल है, लेकिन उस पर हम बाद में लौटेंगे। अभी पहले हम अनु से बात करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे एक एक करके ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम नहीं, उससे बात को बेहतर बात कुंवर जी की एक कविता है, उसकी कुछ पंक्तियाँ। हम सोच लेते हैं कि यात्राएं दुखद हैं और घर उनसे मुक्ति। सच्चाई यूं भी हो सकती है कि यात्रा एक अवसर हो और घर एक संभावना, और हम सब जहाँ जिनके बीच हो वही हो घर पहुँचना। तो अनु, क्योंकि आपने यात्राओं की बात की, आपने सूटकेस की बात की, और यात्राओं और स्त्रियाँ जो घर के चारदीवारी में सुरक्षित बताई जाती हैं, वे जब यात्राओं में अपना घर देखती हैं और उनको जो समाज से बताया हुआ जो डर है उससे परे या उस डर का सामना करते हुए भी इन यात्राओं में घर ढूंढती हैं, तो कैसे घर मिलते हैं उनको? सबके बारे में बात करने से पहले मैं अपने बारे में बात करूँगी कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉन्टेड, आई थिंक 6-7 साल की उम्र से, कि आई वॉन्टेड टू रन अवे फ्रॉम होम। आई वॉन्टेड कि बच्चे की इमेजिनेशन थी वो, पापा कॉलेज में वार्डन थे एंड वहाँ छोटा सा जंगल था कीकरों का, और मुझे लगता था कि मैं वहाँ जाके छुप के घर बना लूँगी, मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। और जैसे आई थिंक कार्टून से इंस्पायर्ड था कि वहाँ पेड़ों के बीच में आई मेक माई होम, मैं खुद। एक वो भी सीरीज, नॉवेल की सीरीज है, उसके बाद नेटफ्लिक्स की भी सीरीज है एन विथ एन ई, वो जंगल में जाकर वो अपने अडॉप्टेड करते हैं। आई डोंट नो ऑफ दैट, लेकिन मेरा मन था कि मैं आई कुड जस्ट बी अलोन। I always wanted to be alone with myself and I can do whatever I want, and not whatever I want, like I didn't have big ambition, just cook, clean, make my own food, let my hair grow because my dad never let me and so not big ambitions but just be away from home. So I always wanted to run away and I think it never stopped even today. I'm always looking for home away from home, and talking about other women, I think I have a privilege to do that. Home starts to feel not home at times where जब बचपन में ना, as in you feel कि your parents are home, like very young age when you're not expected to excel at anything, तब तुम्हें लगता है कि parents are home, and then expectations start होती हैं, and then people around you start expecting and you feel like, oh, this is not home, and you want to run away. And मैं जब ऐसा फील करती हूँ कि आई वांट टू रन अवे फ्रॉम होम, तो मेरे पास प्रिविलेज है, मैं गाड़ी लेके निकल जाती हूँ एंड आई फील नेचर इज़ माई होम। आई फील सूर्यास्त को देखना मेरा घर है। आई फील रेगिस्तान में बैठ के तारों को देखना, आई फील वेरी मच एट होम। तो मैं अपनी बुआ से बात कर रही थी कि
आई जस्ट वॉन्ट टू रन अवे एंड शी वो मेरी गांव में रहते हैं और हमारी और उनकी दीवार लगती है. तो माई बुआ सेट वो कोविड के जस्ट फ़ौरन बाद का टाइम था और बस लॉकडाउन खुला ही था. एंड शी इज़ लाइक तुझे लगता है आई डोंट वांट टू रन अवे, मतलब मैं नहीं जाना चाहती. ऑफ कोर्स आई वांट टू रन अवे, जस्ट आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव एंड आई डोंट हैव अ कार, बट आई विल नेवर कम बैक इफ आई हैड द चांस टू. सो माई मदर wants to go away a lot. She's really happy जब वो मौसी के घर पे होती है, नानी के घर पे होती है, मेरे घर पे होती हैं. एंड मेरे डैड का घर का कॉन्सेप्ट अलग है. फॉर हिम जब मैं जाती हूँ लंदन से या पूना से घर जाती हूँ तो ही इज़ लाइक क्या चाहिए, What do you want? We'll get you everything. मतलब तुम्हें जिम बनवाते घर पे या ये बनवाते. And he thinks comfort is home. For us, comfort is not home. It's so much more than comfort. घर पे he thinks comfort is home, and we don't think. I don't think comfort is home. I think my mom always wants to run away. We always want to get her back. My buas want to run away. I am on a run. मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक ऐसी धारणा बना दी गई है कि औरतें घर से बहुत प्रेम करती हैं और वो घर में लौटना चाहती हैं. लेकिन हम स्त्रियों से बात करें ऐसे अलग अलग जाकर तो हमें पता है ढेरों स्त्रियां बुआ की तरह, माँ की तरह, हमारी तरह उस घर से बाहर जाना चाहती हैं, इस पूरी दुनिया को अपना घर बना लेना चाहती हैं. लेकिन जब हम बहुत सस्ते कॉमेडी शोज़ देखते हैं उसमें ये देखते हैं कि पुरुष कहीं कहीं भाग रहा है, कहीं घर से बाहर जा रहा है, घर लौटना उसकी मजबूरी है, उसकी जकड़न है, और स्त्री तो बहुत खुश होकर घर में सबको बांध लेना चाहती है और खुद रहना चाहती है. नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है. हालांकि कोई एक ही बात है, यह कहना भी अपने आप में एकांगी बात होगी. मैंने ऐसी स्त्रियों को भी देखा है जिनकी पूरी दुनिया वो मकान की चार दीवारी है, उसे मैं घर भी नहीं कहूँगी. लेकिन जैसा स्वानंद आप कह रहे थे कि घर का कॉन्सेप्ट ही तब बना जब ज़मीन पर अधिकार और वहाँ पर एक मकान बनाकर और अपनी संपत्ति करने का. तो लेकिन अब तो बहुत है. इस इलाके से मान लीजिए कि मैं किसी ऐसे इलाके में रहती हूँ जहाँ से थोड़े और पैसे लगाकर किसी दूसरे इलाके में जाएं और फिर वहाँ से कहीं और, तो लोग तमाम जगहों पर मकान बदलते हैं स्टेटस के लिए और सुविधाओं के लिए. तो ये मकान बदलने से जो आर्थिक इच्छाएं हैं या कल्पनाएं हैं या इच्छाएं ही घर हैं या मकान घर हैं. देखिए, आप जिन लोगों से इस बारे में बात कर रही है, मैं उनमें से एक हूँ जिसका कोई घर ही नहीं है किसी भी तरह से. ना फिजिकल मकान है मेरे पास कोई, कसम से, क्योंकि गया ही नहीं मैं उस तरफ, मेरा मन ही नहीं किया कभी बना. अब तो इतना ज़्यादा यायावर तो आपको कोई नहीं मिलेगा इस दुनिया में. ना मैंने कोई उस तरह से घर बसाया है, तो मैं उस तरह से भी अकेला हूँ. तो घर, ये इस चीज़ के बारे में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बात कहूँगा तो मैं कॉन्स्टेंटली सोच रहा हूँ कि मेरा कोई एक्सपीरियंस उस तरह से है ही नहीं घर का. क्योंकि मैं घर को लौटता हूँ, क्योंकि मैं काम पे जाता हूँ तो मैं घर पे ही रहता हूँ. मुझे घर एक अलग से कोई जगह मेरे लिए कभी बन नहीं पाई है. लेकिन फिर आपके सवाल पे आता हूँ, आपने क्या पूछा था? मैंने ये पूछा था कि जब लोग, जैसे हम संपत्ति की बात, हाँ, तो लेकिन हाँ, ये देख के मैं बहुत हंसता जरूर हूँ कि ये घर की जो कल्पनाएं हैं और ये अलग अलग तरीके से जो एमिनिटीज के साथ में बनने वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, गेटेड कम्युनिटीज है, और गेटेड कम्युनिटीज के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. अभी बम्बई में कई ऐसी बिल्डिंग्स है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, वहाँ पे जाने के लिए आधार कार्ड देना पड़ता है. मतलब मैंने आपके घर पे, आपने मुझे बुलाया है और आप मुझे कह रहे हैं कि आधार कार्ड दीजिए आपकी सिक्योरिटी को, और वो आधार कार्ड दे के मैं अंदर जाता हूँ. वो एक जेल में जाने जैसी एक पर्ची आपको काट के देते हैं, फिर वो पर्ची लेके आप जाते हो, फिर 2 जगह पे उसको दिखाते हो, स्कैन करते हो, आपका फोटो लिया जाता है, आपका ये किया जाता है. और उसके बाद क्यों है ये? क्योंकि एक प्रोटेक्शन की भावना और आपको एक स्पेशल फील कराने की भावना है. अभी बम्बई में कुछ बिल्डिंग्स ऐसी है जहां पे स्विगी जोमेटो वालों को लिफ्ट अलाउड नहीं है, या काम वाले लोग जो आते हैं आपके घरों में, वो काम वाले लोग आपके अलग लिफ्ट में जाएंगे और जो मालिक है वो किसी अलग लिफ्ट में जाएंगे. तो ये जो घर के साथ में एक चीज कॉन्स्टेंटली जुड़ी हुई है ना, कि मैं स्पेशल महसूस करूं क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, तो मेरा घर थोड़ा सा आपके घर से ऊपर हो, मेरा ऊंचा मकान, ऊंचा घर हो, मेरा उससे बेहतर हो, आप लोगों के घर से बेहतर मेरा घर हो, और मेरे पास थोड़ा एक आप लोगों से ज्यादा है. मेरे घर पे आना आसान नहीं है, और कोई मेरा सब कुछ चुरा के ना ले जाए, इसलिए मुझे उसको प्रोटेक्ट करके रखना है.
तो ये जो धारणा, मुझे लगता है कि यही जो धारणा है और यही जो चीज़ों को अपने कब्जे में कर लेने की जो मानवीय ख्वाहिश है कॉन्स्टेंटली, अपने घर का दायरा बड़ा करने की, मतलब पहले तो आपने इतना घर है आपका, लेकिन अब चाइना को लग रहा है कि मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ, और उसको लग रहा है कि मैं और थोड़ा बड़ा करता हूँ, और वो अपना घर बड़ा करता जा रहा है, और उसी चक्कर में कुछ लोगों के घर छूट रहे हैं, उन्हीं को हम विस्थापित कहते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं, क्योंकि एक आदमी जिसकी बाहें बड़ी है वो, या जिसके पास थोड़ा सा बल है, एक वो थोड़ा सा फैलता जा रहा है, और चूंकि वो फैलता जा रहा है तो एक सिकुड़ता जा रहा है, और जो सिकुड़ता जा रहा है उसके दुख को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में यही है, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं बोलने। आपने पीछे अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से ही बात शुरू की, और उसी से जुड़ा हुआ है कि आप जो हैं वो घर से भागना चाहती थी, घर से निकल भी गई और तमाम जगहों पे गई, और जैसा कि है आपको दुनिया की तमाम जगहों पर घर महसूस होता है, लेकिन वह किस घर की तलाश है जिसमें आप वापस हरियाणा लौटती हैं? ऑब्वियसली वो पिता का बनाया हुआ वो कंफर्ट वाला घर नहीं है जिसमें आपने जियो बेटी शुरू किया और जिसमें आपने एक गांव को गोद लिया, जबकि आप चाहें तो फ्रांस में भी बहुत अपना बड़ा घर बना सकती हैं, लेकिन वो किस घर की तलाश है कि आप वहाँ पे वापस लौटती हैं? I don't know. I think that's nostalgia. Sometimes nostalgia घर हो जाता है, like क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, आप देखिए, मैं जो पूछना चाहती हूँ वो है कि जब जियो बेटी का कॉन्सेप्ट आया तो आपने उसे दुनिया के और किसी कोने में नहीं शुरू किया, आपने उस जगह शुरू किया जहाँ से आप भागना चाहती थी। क्यों? गिल्टी एज चार्ज्ड, पता नहीं, अपने फिर भी लगता है कि अपने लोग हैं। जिन आई टीच, मैं लंदन में चेस सिखाती हूँ और बड़े टॉप स्कूल्स में मेरे क्लब्स हैं, लेकिन जो एक सेटिस्फैक्शन, एक जो संतुष्टि, एक खुशी जो मिलती है मेरे गांव की लड़कियों को जो मेरी भाषा बोलती हैं, आई डोंट नो, यू फील अ लिटिल गुड अबाउट योरसेल्फ कि यू कैन मेक अ लिटिल डिफरेंस इन देयर लाइव्स। मतलब आई थिंक जियो बेटी इज दैट। जब मुझे लगा कि मैं यहाँ से निकली हूँ एंड आई कैन कम बैक, आई हैव द प्रिविलेज, आई कुड लीव, और मैं वापस आ सकती हूँ। और जब आपको लगता है, आई थिंक इट्स जस्ट अ फील गुड फीलिंग कि आपका किया किसी की लाइफ में कुछ बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है। इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड आई डोंट फील दैट एनीवेयर एल्स। As a teacher, of course, like in London, ठीक है, you're teaching them chess, they're very privileged children, तो you're making a difference. But जो मैं गुजरात में आके या मैं हरियाणा में जाके जो सरकारी स्कूल की लड़कियों को जब मैं चेस सिखाती हूँ, द स्पार्क जो मैं उनके अंदर देखती हूँ कि कोई उनको चेस सिखाने आया है और वो सीख गई हैं एंड दे स्टार्ट टू प्ले टूर्नामेंट्स, नथिंग बीट्स दैट जॉय। मैं इसको गिल्टी तो नहीं कहूँगी, मैं इसको कहूँगी कि जो आपकी किताब लोग मुझ में रह गए, कि आप जब भी दुनिया की कोई बहुत सुंदर चीज़ देखती हैं, कोई बहुत ऐसा कुछ होता है तो आपको लगता है ये मेरे यहाँ भी होना चाहिए। तो बहुत पहले मैंने एक निबंध पढ़ा था, मैं और मेरा देश, मुझे जहाँ तक याद है, मैं नाम के साथ बहुत बुरी हूँ, लेकिन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। तो वो कहते हैं कि एक व्यक्ति की निर्मित उसके परिवार में होती है, लेकिन उसका पास पड़ोस, उसका समाज उसे बनाता है। तो जो समाज हमें बनाता है, जिससे हम, अगर घृणा बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा, लेकिन हम उससे चिढ़ते भी हैं तो भी हम उसको बदलना चाहते हैं, हम उसको देना चाहते हैं, हम लौट कर वहीं देना चाहते हैं जिस पास पड़ोस ने हमको बनाया है। तो शायद वो पास पड़ोस भी हमारा घर है, इसलिए हम वहाँ लौटते हैं। मुझे एक हिसाब से ऐसा भी लगता है। तो जब मैं लंदन रही ना 10 साल लगातार, तो मुझे लगा कि I am a tree and I'm a mango tree and I am not made for London. मतलब I don't grow the way I should grow. मुझे लगता है कि मैं आम का पेड़ हूँ और मुझे गर्मी भी पसंद है, मुझे डस्ट भी पसंद है, मुझे यहाँ का खाना भी पसंद है, और आई फील जितना कनेक्ट मैं इतनी जल्दी कर पाती हूँ अपने देश या अपने समाज के लोगों से,
okay, London gives you a growth in different way. You set up your company materialistically, you do very well. लेकिन जो गांव में आके and then I told this to Swanand, and I said I think I'm आम का पेड़ and I want to come back home, and Swanand said something very nice. He said no, you are a चमेली का पेड़, because चमेली का पेड़ क्या होता है कि आप उसको एक बार उखाड़ के थोड़ा बड़ा हो जाए, एक बार उखाड़ के उसको दोबारा लगाते हो ना, it grows better, तो वो ज़्यादा अच्छे से अपनी जड़ें पकड़ता है. और क्योंकि मैं बिहार के उस क्षेत्र से हूँ जहाँ धान की खेती बहुत होती है और मक्के और धान की खेती में मैं जाती भी रही, तो मुझे लगता है हम में से अधिकांश लोग धान हैं जो एक बार बिजड़ा छिड़क दिया जाता है, दूसरी बार उसकी पौध उखाड़ कर रोपी जाती है, और जब रोपी जाती है तभी उसमें पुष्ट दाने आते हैं, तभी उसका चावल ऐसा होता है जिसे हम खाकर पेट भरता है, मन में मिठास घुलती है. तो हम धान के पौधे हैं. तो स्वानंद, बहुत मुझे लगता है कि हम थोड़ी ड्राई बातें कर रहे थे, तो थोड़ी मैं कविताओं की तरफ और गानों की तरफ लौटती हूँ. मुझे ऐसा लगता है आपके गानों को सुनकर कि उसमें जो घर की सामान्य स्थापित अवधारणा है उससे भागता हुआ कोई एक है. वह कागज़ के 2 पंख लगा के उड़ता या भागता हुआ दिशाहारा सा दिखता है. शोरगुल नहीं होगा मेरी जान, मैं हूँगा तू होगी, और होगा खामोश आसमान तक आते आते. फिर लगता है कि क्या यही वह घर है जिसे बावरा मन ढूंढ रहा है. घर की बात, फिर मैं अनु की बात को थोड़ा सा वो कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि घर वो जगह होती है जहाँ पे आप कंफर्ट महसूस करते हो. बेसिकली क्यों करते हो? क्योंकि उसके खाने से आप जुड़े हुए हो, वहाँ की हवा से आप जुड़े हुए हो, वहाँ की खुशबू से आप जुड़े हुए हो, और नई चीज़ का एक हमको नई चीज़ में फिर से पूरी, हम इस दुनिया में आते हैं और एक जगह पे अडॉप्ट होते हैं, फिर नई जगह पे फिर से अडॉप्ट होना है और फिर नए सिरे से सब कुछ सीखना है, फिर नए लोगों के बीच में. मैं जब एनएसडी में इंदौर से आया था तो मुझे एनएसडी में इतनी दिक्कत हो रही थी कि मेरे जिसको इंदौर में मैं जोक कहता था और जिस पे हज़ारों लोग हंसते थे, वहाँ यहाँ किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता था. तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी मेरा अपना था. फिर धीरे धीरे मैं यहाँ से यहाँ का बना, फिर ये घर बन गया, तो वहाँ से निकला, ये घर बना, दिल्ली घर बन गया. अब मुझे दिल्ली की भी उतनी याद आती है जितनी इंदौर की आती है. फिर मैं बम्बई गया, फिर बम्बई को अपना घर बनाने में कई सारे साल रहा. तो मुझे लगता है कि एक जगह से चलकर दूसरी जगह पहुंचने का और पिछली जगह को याद करने का नाम घर है. अब रही गानों की बात, तो शोरगुल नहीं होगा मेरी जान, ये जो है ये एक्चुअली मैं हूँगा नहीं है सुदीप्ति, मैं हूँगी तू होगा, वो लड़की का गाना है. हाँ, पर वो बहुत उसकी खूबसूरती इसी बात में है कि वो कवियों के साथ ये अच्छी बात होती है जनरली कि वो जेंडर से उस तरह से बंधे नहीं होते और दोनों तरह से सोच सकते हैं. कहानीकार भी कवि तो खासकर कवि तो होते ही हैं वैसे, कि आप हमारे सूफी संतों से लेके ये परंपरा है कि हम मेरा पिया घर आया बोलते हैं, छाप तिलक सब छीनी तो से न ये मेरा पोरा पिया, अपनी सी रंग दीनी मुतों से नैना मिलाई के. तो हम हमारे पिया को कई बारी तो शोरगुल वहीं से आता है. मेरा एक गाना और है जिसमें मैं बहुत स्पेसिफिकली मकान का जिक्र करता हूँ, घर का जिक्र करता हूँ. वो है मेरी जान 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 मेरे दिल का ये मकान. आपने सुना है? तो मैं थोड़ा वो गुनगुना दूँ, फिर बाद में बात करते हैं. उसकी बातों में खनक है, उसकी आंखों में उदासी, उसके चलने में लचक है पर वो सहमी है जरा सी. उसकी बातों में खनक है, उसकी आंखों में उदासी, उसके चलने में लचक है पर वो सहमी है जरा सी. उसके भीतर एक अगन है पर वो शीतल है हवा सी. वैसे नाजुक है जरी सी, चुभती भी है अच्छी खासी. मेरी जान 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 मेरे दिल का ये मकान, मेरी जान 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 मेरे दिल का ये मकान.
टूटा फूटा ही सही तू बन जा इसकी मेहमान, मेरी जान 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 मेरा इतना कहना मान, दो अधूरी सांसें मिलकर कर ले जिंदगी आसान, कि तेरे बिन जिया नहीं जाए, कि चैन न आए तेरे बिन। तो ये मेरी घर की कल्पना है, थोड़ा टूटा फूटा मैं, थोड़े टूटे फूटे आप, आओ मिलके कुछ दिनों के लिए जिंदगी आसान कर रहे हैं। तो आपके इसी गीत से तो व्यक्ति हमारे मकान बन जाते हैं, वो सवाल था, वो मैंने ओके उस सवाल का ये जवाब है, वो बच्चों की कॉपी में होती है ना, ये सवाल और ये जवाब। टूटे फूटे मकान में मेहमान बनने की बात। लेकिन अनु, ये बहुत इतनी सुंदर गीत के बाद और इतनी प्यारी बातों के बाद ये बहुत एक कठोर बात है, लेकिन बदलाव आया है, तो हम बदलाव के बारे में जानना चाहेंगे। और हम सिर्फ आपके नहीं, आपने एक बहुत बड़ी दुनिया देखी है, हम उसके बारे में, मॉस्को की लड़की से लेकर नॉर्वे के लड़कों तक, तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस सवाल के थ्रू जानना चाहेंगे। तो ये मैं पहले ही ये स्पष्ट कर रही हूँ। और उसके बाद गगन गिल की एक कविता है, उसकी कुछ पंक्तियों से ही मेरा सवाल बनता है। कुछ लड़कियों के पास घर नहीं होते। 89 के संग्रह में ये कविता है, उससे पहले ही लिखी होगी। तो 89 से अब हम 25 में है, 2025 में है, 1989 से। लेकिन कविता है, कुछ लड़कियों के पास घर नहीं होते, ख्यालों में भी नहीं, भला ख्यालों में भी क्यों नहीं। ख्यालों में उनके बसते हैं आंगन में खेलते हुए बच्चे, अखबार पढ़ता आदमी लॉन की कुर्सी पर, हर पल दिमाग में चढ़ती रसोई की गंध, फूल ही फूल भरे रहते हैं उनकी आँखों में। ख्यालों में उन्हें इत्मीनान रहता है कि कोई बुरी छाया नहीं गुजरती उनके ख्यालों में घर से, ख्याल के उनके घर में, उनके ख्यालों के घर से, ख्यालों के उनके घर में। न कोई सपना अकेले देखता है, न झूठ बोलता है, न आधा सच जानती हैं, न आधा सच जानती हैं सब भेद। ख्यालों में लड़कियां, ख्यालों के बाहर उन्हें होश रहता है कि वह ख्यालों से बाहर, कि उनके साथ साथ जो चलता है वह घर नहीं, दुःस्वप्न है घर का। तो इसमें ख्यालों में भी घर नहीं होते और ख्यालों में दुःस्वप्न होते हैं। मतलब ये परिवार और उसकी संरचना और संपत्ति और पुरुष और पितृसत्ता, इसकी तमाम बातें हैं। उसके बावजूद मुझे लगता है कि स्त्रियों के लिए घर की अवधारणा बहुत बदली है। संपत्ति के रूप में भी स्त्रियों के नाम पर अब घर बहुत होने लगे हैं, कई बार EMI के चक्कर और रजिस्ट्रेशन फ़ी के चक्कर में भी। लेकिन कई बार होता है कि लोग दहेज नहीं लेते हैं, लेकिन नौकरी पेशा पत्नी से उसके खाते से ही सारा EMI जाता है, ये भी है। लेकिन ये एक रूप है, ये इसका बहुत एक रूप है। दूसरा ये भी है कि अब बहुत स्थितियां बदली हैं 89 में। अब लड़कियों के पास, स्त्रियों के पास, जो शादीशुदा नहीं हैं और जो हैं, उनके पास भी अपने घर होते हैं। और वो सिर्फ संपत्ति के रूप में नहीं, वो अपना घर जैसा बना सकती हैं। प्रभुत्व में भी, अधिकार में भी, स्पेस में भी वो उनका घर होता है। इस हिस्से पर जो इस बदलाव आया है, इस पर आपने जो दुनिया देखी है उस पर बताइए। जो स्वानंद ने गा के सुनाया उसमें भी वो लड़की को इनवाइट करें बट मेहमान बनकर, है ना, वो घर उनका रहेगा, वो मेहमान रहेगी। मुझे लगता है कि ज़्यादातर औरतें घर में मेहमान ही रहती हैं। आई थिंक जो मेरी माँ का या मेरी बुआ का या मैं अपनी बहुत सारी दोस्तों को देखती हूँ, उनके पास घर है, बहुत बड़े बड़े घर हैं, ज़मीन के ऊपर, गार्डन, फ्रंट गार्डन, बैक गार्डन, किचन गार्डन, पार्किंग, लेकिन दे वांट एक अपना स्पेस, अ प्लेस, अ रूम ऑफ हर ओन। और एंड द मोमेंट दे गेट इट, आई थिंक something changes, something magical happens. मेरी माँ की भी अभी भी डिज़ायर है कि वो घर शायद उनके नाम पे है, बट वो मेरे पापा का घर है। वो she does whatever she is expected to do and she has learned to like it. She has only just learned to like it. But I think
वो चाहेंगी कि वो चाहती हैं कि उनका ये इतना बड़ा घर नहीं चाहिए, ये 5 कमरे का नहीं, जस्ट 1 रूम वेयर आई डोंट हैव टू डू व्हाट आई एम एक्सपेक्टेड टू डू. चाहे मैं वही आई एंड अप डूइंग द सेम थिंग्स आई डू नाउ बट नॉट आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन. तो इट्स चेंजिंग. अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर बाइंग देयर ओन होम्स. आई हैव बॉट, मैंने अपना खुद का घर खरीदा है एंड इट हैज़ मेड ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं जब लड़कियाँ आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, अभी मैं किसी चीज़ पे काम कर रही हूँ और मैं उसमें एक हिस्सा लिखती हूँ कि जब लड़कियाँ पैदा होती हैं, लड़के पैदा होते हैं घर में, तो लड़कियों को बोया जाता है पॉट में, एक गमले में, और लड़कों को ज़मीन पे छितर दिया जाता है. चाहे जैसे माँ बाप कहें कि अरे हमने लड़कियों का उतना ही ध्यान रखा या उतना उससे ज़्यादा ध्यान रखा, बट रखा पॉट में ही, बिकॉज एक हमेशा उनको लगता है कि इनको कहीं और भेजना है, कहीं और जाना है. तो चाहे उन्होंने उनको बहुत खाद पानी दिया, बहुत सब कुछ एकदम मैनिक्योर रखा, लेकिन वो फैल नहीं सकती. वो इतना ही फैल सकती हैं जितना पॉट में उनको जगह है. वेयरएज मेन, दे आई डोंट थिंक उनकी औरतों की जैसी घर की या ज़मीन की या एक जगह जहाँ हम हैं बस बिना, चाहे लड़कों पे ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ज़मीन जकड़ ली, वो अपना खाद पानी खुद ढूंढ लेंगे. सो वुमेन आर ऑलवेज टोल्ड कि अपने घर पे जाके या कहीं, जब कहीं जाओगी, अपना घर बनाओगी, अपना घर होगा, तुम्हारी शादी होगी, मोस्टली दैट इज़ द केस, तब यू कैन स्प्रेड. और तब वी थिंक, हमारे दिमाग में भी चल रहा होता है कि औरतों के दिमाग में कि प्रॉबेबली तब टाइम आएगा कि वी कैन स्प्रेड, बट इट्स अगेन एन इल्यूजन. जब हम अपना पॉट से निकल के वी ट्राई कि हम यहाँ पर, वो डिस्प्लेसमेंट इतना हो चुका होता है. एज एन आई फील कि अगर मैं आम का पेड़ हूँ और मुझे लंदन में जाके मैं गमले में पहुँच गई और वहाँ पे मेरे को अगर उगा दिया गया, तो आई विल नॉट बी एबल टू स्प्रेड. तो ये खुद की ज़मीन की तलाश कि मैं क्या हूँ, मेरा ग्रेन क्या है, मेरा खाद क्या है, मेरा पानी क्या है, मेरी हवा क्या है. आई थिंक इट्स अ कॉन्स्टेंट सर्च फॉर वुमेन. औरतों की वो सतत खोज है. एंड I see that around in women, but it helps, it really helps to have a house, a makan, a room in your own name, where जब आप दरवाज़ा बंद कर लो तो कोई लैंडलॉर्ड, कोई रिश्तेदार, कोई माँ बाप उसको नॉक करके नहीं आ सकता अंदर. when you feel so safe कि you can be here, you can be what you are, you can lock your door, you can cry if you want to, you can laugh if you want to, but you feel safe, you feel secure, you feel accepted. I think it's important for women to own her own place. बिल्कुल. मुझे तो अच्छा, एक मिनट में एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन देता हूँ. अनु उस गाने में लड़का लड़की को नहीं इनवाइट कर रहा, लड़की लड़के को इनवाइट कर रही है. तो ये जब उसकी तारीफ करता है तो वो कहती है कि मेरे घर में आ जा, फिर तू टूटा फूटा ही सही. तो थोड़ा सा उतना सा करेक्शन है, दो यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट एवरीथिंग एल्स. नहीं, बहुत आई गेट यू अनु, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब ऐसा महसूस करते हैं. हालांकि मैं थोड़ी और दार्शनिक हो जाती हूँ और इसका जुड़ाव मेरे बचपन से है, शायद उस ट्रॉमा से कि जो घर था वो अब है ही नहीं, और मैं हमेशा एक त्रिशंकु जैसा महसूस करती हूँ. बावजूद इसके कि मेरे भी घर नाम पर एक घर है और वो मेरे खून पसीने की मेहनत से ख़रीदा हुआ घर है और वो पता मेरे नाम पर है, लेकिन मैं उस घर को भी सुकून है कि वो घर मेरे नाम पे है. और ठीक है, बैंक का उस पर अधिकार ज़्यादा है, किसी लैंडलॉर्ड का नहीं है, लेकिन जब तक मैं काम करने के लायक हूँ और काम कर रही हूँ तब तक वो घर मेरे लिए है. और ये बहुत मैं रिलेट कर सकती हूँ इस बात से कि वो औरतों के नाम पर एक होना. क्योंकि हालांकि मेरी माँ बहुत नाराज़ हो जाती है, मैं व्यक्तिगत बातें उसकी कहती हूँ तो, लेकिन वो बहुत अच्छी विद्यार्थी रही और पढ़ाई करती रही और शादी हो गई. उसके बाद भी वो कुछ काम करना चाहती थी, उसको अध्यापक बनने का मौका आया, उसको अध्यापक बनना पसंद नहीं था. सबको, सारी स्त्रियों को टीचर हो जाना पसंद नहीं है. तो ये मान लेना कि सब में नर्सिंग की खूबी है और सब होम मेकर हैं और सब अध्यापक हैं, ये अच्छी बात नहीं है. तो उसे पसंद नहीं था, उसने अध्यापक ही नहीं की. लेकिन एक और मौका आया उसके जीवन में जब वो जॉब कर सकती थी, लेकिन उसके नाम पे प्रॉपर्टी के रूप में ज़मीन का एक टुकड़ा होना चाहिए था. और
ईश्वर शांति दे मेरे मरहूम नाना और दादा को, दोनों में से किसी ने अपने ज़मीन का कोई टुकड़ा उसके नाम पे नहीं किया। कोई बेईमान नहीं कहलाना चाहता और कोई अपने प्यार के अलावा संपत्ति तो बेटों को ही जाती है, बेटियां सेवा के लिए होती हैं। ये जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ उसकी हकीकत है, उसकी सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई राज संपत्ति है और रजवाड़ा है और हवेलियाँ हो जाएंगी, लेकिन अगर ज़मीन के 2 धुर हैं उसमें से आधा इंच भी बेटी के नाम पे लोग नहीं करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है ही। और खैर मुझे लगता है कि मैं फिर से कुंवर जी की एक कविता पढ़ूंगी, क्योंकि थोड़ी बिटरनेस आ गई मेरी बातों में, जो कि हमारे जीवन अनुभवों से है। हाँ, लेकिन है। बहुत ज़रूरी बिटरनेस हाँ, है, बहुत ज़रूरी सच्चाई। अब मैं स्वानंद या आपके लिए है, तो अब मैं एक छोटे से घर, जो कि आप कहते हैं कि घर आपने बनाया नहीं उस तरह से कन्वेंशनल रूप से, और एक बड़ी दुनिया में रहता हूँ। आपकी दुनिया तो निस्संदेह बहुत बड़ी है। अगर फिल्मी कामों की ही दुनिया को देखें तो उसमें विस्तार बहुत ज़्यादा है, लेखन से अनुभव तक, गानों से कविता तक, संगीत से लेकर मतलब मैं जितना गिनाऊँ उतना कम है। और कभी मैं एक बहुत बड़े घर में और छोटी सी दुनिया में रहता था, जो मैं इंदौर के आपके बचपन से रेफ़र करती हूँ। छोटी सी दुनिया में रहता था, कम दीवारों से बड़ा फ़र्क पड़ता है, दीवारें न हो तो दुनिया से भी बड़ा हो जाता है घर। जब आप लौटकर अपने बचपन को देखते हैं, जब वो घर था जहाँ पे माता पिता, संगीत की दुनिया, और जब ये घर है जो आपने अपना एक बड़ी सी दुनिया बनाई है, तो दोनों का फ़र्क आपको बेचैन करता है या इसमें आप ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं? मुझे सच में सच बताऊं तो मैं ये जो बातें आपने की है उसके आगे मेरी ये सब बातें करना बेईमानी है, ऐसा मेरा साफ साफ मानना है। क्योंकि सच में वो मेरे बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी कौन थे। इस समाज के पुरुष भी जो है ना, उनको भी जानते समझते में कई बारी देर लग जाती कि अरे ये तो एक पुरानी सोच आई है मेरे भीतर, अरे ये तो मैंने ऐसे सोचा है, अरे मेरे तो लगातार सुधरने की कोशिश जो है वो सबको करनी पड़ेगी अपनी अपनी तरह से। मैं जिस घर में, मेरी माँ का अपना घर है, वो शुरू से था और उसने खुद बनाया था, तो उस तरह से मैंने जब इस चीज़ को देखा कि हाँ ये कितनी ज़रूरी बात है और उसने कितनी सारी चीज़ें उनके लिए खोली, तो मैं उस बात से अभी अपनी इस छोटी सी बात पे आ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं फिर यही कहता हूँ कि घर वही है। याद आने वाला एक घर होता है और एक पहुंचने की ख्वाहिश रखने वाला घर होता है कि मैं इसको याद करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं बहुत नॉस्टैल्जिया का प्रेमी नहीं हूँ। मुझे बहुत नहीं अच्छा लगता कि अरे पास्ट वॉज गोल्ड एंड whatever is there is today is bad, you know। तो या मैं आगे जो देख रहा हूँ उसमें सब में कुछ उसमें तो पीछे की कुछ यादें, कुछ गाने, कुछ मिट्टी की सुगंध मुझे मेरे गानों में भी आपको सुनाई नहीं देगी। मुझे लगता है कि मिट्टी की सुगंध चली गई है तो बम्बई में नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बम्बई है ही नहीं। तो शहरी गाने कौन लिखेगा? खिड़की के आड़ से, बिल्डिंग के आड़ से सूरज उग रहा है, ये कौन देखेगा? ये भी तो दिख रहा है ना, ये भी तो सच्चाई है हमारे जीवन की। पहाड़ों की ओट से नहीं निकल रहा है, अब बड़ी बिल्डिंग की ओट से निकल रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं उस तरह से इस बारे में बहुत गहन चिंतन करता हूँ कि मेरा घर छूट गया। मेरा बिल्कुल घर वर नहीं छूटा, मेरी मर्जी थी। ये मैं बहुत अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ। मैं आपकी बात बिल्कुल अलग है, मैं बिल्कुल एक पुरुष की प्रिविलेज की तरह से बात कर रहा हूँ, है ना। तो मैं बिल्कुल इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जो कह रहे हो, क्योंकि मेरे लिए घर न होना भी एक प्रिविलेज है कि मैंने नेक भाई बनाया अपना। लेकिन हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि मेरी बहन का अपना एक घर हो, इसकी कितनी ज़रूरत होगी उसके लिए ज़िंदगी में। तो डेफिनेटली यही मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा सा यायावरी का एक अंदर एक फ़कीरी हमारे अंदर भी है, तो उस फ़कीरी को लेके मैं भी चला हुआ हूँ। और मुझे पता नहीं, घर वही है। फिर मैं थोड़ा सा और काम भी कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि अंततः घर आपको अपने अंदर ढूंढना पड़ता है। योर माइंड, अ होम विद इन योर सेल्फ। जब आप अपने अंदर सुकून पाते हो तो फिर बाहर की चीज़ें भी आपको सुकून वाली
दिखने लगती है, ऐसा किसी ने कहा है। इट्स प्रैक्टिस करने की बात है। मैं अभी वहाँ पहुँचा नहीं हूँ, मैं ये दावे से नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन हाँ, इस राह पे मैं थोड़ा बहुत चला हुआ हूँ। तो अगर कभी वहाँ पहुँचा, कहीं मुझे अपने भीतर एक घर मिल गया, तो मैं उस बारे में भी बात करूँगा। मैं कहूँगी कि जो आप लोगों का भाषा का घर है, हमारे पास समय है थोड़ा, एक अपनी कविताओं में से या गीत जो भी आपकी दिलचस्पी हो, कोई गीत या कोई कविता सुनाएं। और अनुराधा, आप तो बहुत ही इस मामले में संकोची हैं, तो मैंने बिन ब्याही लड़कियां और 1.5 कमरे का घर से एक पेज निकाला है, ताकि आप उन लड़कियों के 1.5 कमरे के बारे में, क्योंकि हम घर के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी भाषा में आपने एक विदेशी लड़कियों के घर के बारे में कुछ लिखा है, वो सुनाएं। ठीक है? पहले अनुराधा सुना दो, फिर मैं सुना दूँ। अनुराधा, वो कविता भी सुना देना अपनी, तुम जो मतलब उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। हाँ। उनके बारे में बता सकती हूँ? डू यू वांट? हाँ, ओके। दिस मुझे लगा ठीक ही था। हाँ, नहीं, मैं ये एक कहानी है, मेरी किताब लोग जो मुझ में रह गए, बिन ब्याही लड़कियां और 1.5 कमरे का घर। मेरी कुछ दोस्त बनी फिनलैंड में, हेलसिंकी में वो रहती थी। वो लंदन आई थी पहले घूमने, तो मेरे घर रुकी, और जब मैं हेलसिंकी गई तो उन्होंने मुझे अपने घर में रुकाया। तिया और उसकी बहन कातिया। जब वो मेरे घर आई थी, जब वो 20-21 साल की थी, छोटी बहन 20 साल की और बड़ी 22 ऐसे कुछ साल की थी, तो वो कुछ दिन मेरे घर लंदन रही थी। एंड जब मैं गई उनके घर हेलसिंकी, तो वो अलग अलग रह रही थी। तो पहले वो इकट्ठे रहती थी 2 बहनें, पर वो फिर अलग अलग रह रही थी। और मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ जान करके, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, तो ये अलग अलग क्यों रह रही हैं? क्योंकि बहुत कल्चरली इंडियन माइंड के लिए शौक होता है कि अगर हम 2 बहनें हैं और हम किसी कैपिटल सिटी में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम साथ क्यों नहीं रहेंगे, बिकॉज विल शेयर द रेंट। और ये मैंने पहली किताब में भी अपने लिखा है कि हमें किसी के साथ सिर्फ रेंट शेयर करने के लिए नहीं रहना चाहिए। एनीवे, मैं इसके बारे में पढ़ूँगी। तो मैं तिया के घर रुकी थी और कातिया दूसरे घर में रह रही थी। मैंने तिया से सलाह करके अगले दिन अपने आप को उनके घर इनवाइट कर लिया, एक लंबी बातचीत की आस में। मकान नहीं था वह, उसके हर कोने में घर की गमक थी। हल्के रंगों के पर्दे, पेंटिंग्स, छोटे मूढ़े, बड़ी सी टोकरी में रखे जूते, बेतरतीबी से लगा हुआ छोटे बड़े तकियों से भरा बिस्तर, जामुनी रंग के फूलों के गुलदस्ते और एक बिल्ली। यह कातिया और मैंडी का घर था, 1.5 कमरे का। एक कोने में बिस्तर, उसके 3 तरफ पर्दे, उसी कमरे में पार्टीशन करके लगाया गया एक बड़ा सा काउच जिस पर रंग बिरंगी शॉल बिछी थी, पढ़ने का एक कोना और आराम कुर्सी, सामने बड़ी सी खिड़की से झांकता एक पेड़। कुछ झिझकते हुए मैंने बातचीत शुरू की। मैं उन्हें परेशान या नाराज़ नहीं करना चाहती थी, कुछ ऐसा नहीं पूछना चाहती थी जो उन्हें बुरा लगे या पूछने लायक ना हो, लेकिन मैं सब कुछ जान भी लेना चाहती थी। तो ये मेरी झिझक इसलिए है बिकॉज द गर्ल्स, कातिया और मैंडी, वो एक होमोसेक्सुअल कपल्स हैं, और मेरे लिए ये पहला इंसिडेंट था कि मैं एक होमोसेक्सुअल कपल के घर में, जो एक लिव इन रिलेशनशिप में थे, जा रही थी और मैं उनसे बातचीत करना चाह रही थी। तो थैंक्स टू फिनलैंड बीइंग फिनलैंड, उन्हें वो घर लगा। उन्होंने तो घर सिर्फ 4 दीवारी नहीं, बट हर पेरेंट्स, हर सिस्टर, हर सोसाइटी, देयर सोसाइटी एक्सेप्टेड देम। उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया और वो उस घर में रह सकती थी। एक
प्रेमी जोड़े के रूप में। वेरएज़ दूसरे एक चैप्टर में मैं लिखती हूँ नॉर्वे में, जब मैं स्क्रीम चीक जो एक चैप्टर है जिसमें निकोलस जो है वो एक होमोसेक्सुअल है, लेकिन वो स्पेन का है और स्पेन एक बहुत रिलीजियस कंट्री है जहाँ अभी भी होमोसेक्सुअल्स को एक्सेप्टेंस नहीं मिला है एंड इट्स कंसिडर्ड क्रिमिनल। वो अपने घर से भाग गया, उसको अपनी दादी, अपनी माँ, उसको उनसे नफ़रत है क्योंकि वो उससे नफ़रत करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक क्रिमिनल है। तो अगेन आई वुड कम बैक टू दैट कि to be accepted as you are by the people around you, by the society, is a great privilege. Is a great privilege. और हम सबका प्रयास यही रहता है कि मैं जैसी हूँ, जो मेरी ओरिएंटेशन है, जो मेरा स्वभाव है, उसको मुझे बदलना ना पड़े, उसको मुझे छुपाना ना पड़े और मैं ऐसी हो सकूँ, ऐसा हो सकूँ। And there is nothing, or there are very few things more beautiful than a person without pretense. Then a person to be able to live without pretense, without any masks. तो हमारी आई थिंक इस चैप्टर में, इस किताब में लोगों के घरों के बारे में बातचीत है, एंड दैट्स द चैप्टर अबाउट लोगों के घरों के बारे में और लोग जो घर हो जाते हैं। अब आप कोई रचना सुनाएं स्वानंद। क्या सुनाऊं? मैं अपनी रचना नहीं सुनाता। मुझे जो बार बार लगातार लग रहा है ना, ये हम कुंभ की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, हजारों लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं और हमारे यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अलग अलग तरीके से सोचा है। कबीर ने बहुत अलग तरीके से सोचा है, नाथ पंत ने बहुत अलग तरीके से सोचा है। तो गोरखनाथ जी का एक भजन है जो कुमार गंधर्व का कंपोज किया हुआ है, वो मैं गाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आज के समय के लिए वो गाया जाना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और वही घर, घट के भीतर, घट भीतर घर, मतलब अपने भीतर ही घर है, ये उसका मोटा मोटा मतलब है। यहीं पे सब सुख है, यहीं पे सब दुख है, यहीं पे सब कुछ है। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, मैं तो एक निरंजन ध्याऊं जी, ध्याऊं जी, दूजे के संग ना जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, मैं तो एक निरंजन ध्याऊं जी, दुख ना जानू जी, दर्द न जानू जी, मैं ना कोई वेद बुलाऊं जी, सतगुरु के मैं शरण गए से, वाही मैं नाड़ी दिखाऊं जी, दूजे के संग ना जाऊं जी, जाऊं जी। अब ये इसके आगे की दो लाइनें। गंगा नहाऊं जी, जमुना नहाऊं जी, मैं ना कोई तीरथ जाऊं जी, गंगा नहाऊं जी, जमुना नहाऊं जी, मैं ना कोई तीरथ जाऊं जी, 68 तीरथ है घट भीतर, 68 तीरथ है घट भीतर, वाही मैं मलमल नहाऊं जी, दूजे के संग ना जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी। ऐसा गीत सुनने के बाद कुछ कहना, मुझे लगता है शब्द
कर्कशता उत्पन्न करते हैं संगीत में लेकिन खैर अभी जब स्वानंद गा रहे थे और मैं इनकी तरफ मुड़कर देख रही थी तो ये जो धूप है, जो हमें जाड़े की धूप अच्छी भी लग रही है, वो आंखों में जब आ रही है तो देखा नहीं जा रहा है, इतनी मुश्किल हो रही थी। और मुझे लगता है कि जब हम बहुत सारी चीज़ें घर हैं तो मैं ये भी कहूँ कि जैसे मैं साड़ी भी मेरा एक घर है, मुझे इसमें एट होम एट ईज़ फील होता है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ करने की, फिर मुझे जो कंफर्ट यहाँ महसूस होता है, बहुत लोगों के लिए नहीं है लेकिन मेरे लिए है, तो उससे मैंने अपने ऊपर एक छाँव कर ली क्योंकि ये घर मेरे साथ चल रहा है। तो अब घर जब वो धूप पैदा करे, जब वो उस धूप में जला दे, जब घर ऐसा हो जहाँ रहना संभव नहीं हो, जो गृह युद्ध है या जो युद्ध है वास्तविक, जहाँ पर आपको पता नहीं है कि आज की रात आपके साथ क्या होगा, जो कविता हम बात कर रहे थे उस कविता से, जब ऐसी स्थिति हो जहाँ आप घर में रहना तो चाहते हैं लेकिन घर में रहने का प्रिविलेज नहीं है, वो सुविधा नहीं है, क्योंकि जो बाहरी स्थितियाँ हैं, कोई दार्शनिक स्थिति नहीं है, कोई आपको बुलावा नहीं है, कोई कहीं आप में फ़कीरी नहीं है, बस आप वहाँ रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि घर रहने लायक जगह पर ही नहीं रह गया है। तो कैसे, क्या ऐसे लोगों की कौन बात करे? ऐसे लोगों की बात करने के लिए मैं एक कविता पढ़ूंगी, होम बाय वॉटसन शायर। जो हम बात कर रहे हैं, घर, कंफर्ट, टू बी अंडरस्टूड, ऑफ कोर्स दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये भी हम ऑलरेडी एक प्रिविलेज जगह पे हैं कि आवर होम्स आर नॉट बीइंग बॉम्ब्ड, आवर विलेजेस आर नॉट बीइंग बॉम्ब्ड, बट देर आर ऐसी भी जगहें हैं एज आई स्पीक, जिस समय मैं बात कर रही हूँ उस समय लोगों के घर बॉम्ब किए जा रहे हैं, और उन लोगों के बारे में एक कविता मैं पढ़ूंगी। होम बाय वॉटसन शायर। No one leaves home unless home is the mouth of a shark. You only run for the border when you see the whole city running as well. Your neighbors running faster than you, breath bloody in their throats. The boy you went to school with, who kissed you dizzy behind the old tin factory, is holding a gun bigger than his body. You only leave home when home won't let you stay. No one leaves home unless home chases you, fire under feet, hot blood in your belly. It's not something you ever thought of doing until the blade burnt threads into your neck, and even then you carried the anthem under your breath, only tearing up your passport in an airport toilet, sobbing as each mouthful of paper made it clear that you won't be going back. You have to understand that no one puts their children in a boat unless the water is safer than the land. No one burns their palms under trains, beneath carriages. No one spends days and nights in the stomach of a truck feeding on newspaper unless the miles traveled means something more than journey. No one crawls under fences. No one wants to be beaten, pitied. No one chooses refugee camps or strip searches where your body is left aching, or prison, because prison is safer than a city of fire, and one prison guard in the night is better than a truckload of men who look like your father. No one could take it. No one could stomach it. No one's skin would be tough enough. The go-home blacks, refugees, dirty immigrants, asylum seekers, sucking our country dry, niggers with their hands out. They smell strange, savage, messed up their country, and now they want to mess up ours. How do the words, the dirty looks roll off your backs? Maybe because the blow is softer than a limb torn off, or the words are more tender than 14 men between your legs, or the insults are easier to swallow than rubble, than bone, than your child's body in pieces. I want to go home, but home is the mouth of a shark. Home is the barrel of the gun, and no one would leave home unless home chases you to the shore.
unless home told you to quicken your legs, leave your clothes behind, crawl through the desert, wade through the oceans, drown, save, be hunger, beg, forget pride, your survival is more important. No one leaves home until home is a sweaty voice in your ear saying, leave, leave. Run away from me now. I don't know what I have become, but I know that anywhere is safer than here. मुझे सबसे सुंदर, और सुंदर मेरा एक प्रिय शब्द है, मैं बहुत सारे भावों में इस्तेमाल करती हूँ, तो मुझे सबसे सुंदर वो रचनाकार लगते हैं जब वो किसी और की रचना अपने ऊपर तरजीह देकर पढ़ते हैं। और बहुत ही आप दोनों ने कमाल की बात की कि आपने जो गाकर सुनाया और आपने जो कविता पढ़ी वो आपकी उतनी ही है जितनी लिखने वाले की है, लेकिन आपके कलम से नहीं निकली है। ये कितनी खूबसूरत बात है। तो हम अपने वक्ताओं के लिए एक बार अप्रिशिएशन तो कर सकते हैं। एक वो है जो घर से ऐसे बेदखल किए जाते हैं या भागने को मजबूर होते हैं, और एक तरफ स्वानंद वो हैं, आपकी कविता है ना जी, उसमें से दो पंक्तियाँ मुझे पता नहीं क्यों इस सेशन के लिए लगी कि फिरा बेगानों को अपनाता, खुद से मिलने को तरस गया जी, आज़ादी रेशम का शिकंजा खुद ही खुद पे कस गया जी। तो ये जो शिकंजा खुद में कस जाता है, जो ये मध्य वर्ग है जो EMI के चक्कर में ऐसे फंसता है, जो 8 घंटे या 10 घंटे की नौकरी के बाद 5 घंटे या 1 घंटे, मिनिमम 1 घंटे और मैक्सिमम 5 घंटे काम की जगहों पर जाने आने में और फिर घर लौटने में, तो वो घर ढूंढता है एक सुकून के लिए, लेकिन उस घर में तो उसको 5-6 घंटे भी, ये शिकंजा जो उस पर कसते जा रहा है, जो वास्तविक समस्या है, फिर भी मैं उसको प्रिविलेज देखती हूँ, क्योंकि बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो किसी फुटपाथ पर, किसी ठेले पर, किसी जैसे उसने टपरी लगाई है, उसी टपरी पर एक तंबू तान कर रात को सो जाता है। तो ये जो घर है और उसकी मुश्किलात हैं, और जो घर नहीं है वो उसका दुख है, उस वर्ग के बारे में जिसका घर कहाँ है, क्या है, कैसा है। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्व का मुद्दा है। आज़ादी रेशम का शिकंजा, मैं खुद पे कस गया जी। तो आज़ादी एक शिकंजा है, इसको इस तरह से देखने की मैंने कोशिश की है, क्योंकि आज़ादी बहुत जिम्मेदार काम है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि मैं जो मन आए वो करूं, आज़ादी का मतलब ये है कि मैं उसे, सामने वालों को भी उसे जो मन आए वो करने दूं। मैं जो मन आए वो करूं, वो तो सिर्फ ब्रैटनेस है, मतलब वो तो सिर्फ ये है कि भाई मेरी मर्जी। लेकिन नहीं, मैं वो करूं जिससे दूसरों का आहत ना हो और दूसरा भी वो करने को मुक्त है जो वो करना चाहे। ये आज़ादी का सबसे बड़ा मतलब होता है मेरे ख्याल में। आज़ादी बहुत जिम्मेदारी का काम है, इसीलिए तो आज़ादी से इतना डरते हैं लोग, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी है। उसमें आपको अपनी बहन को, अपनी बेटी को कहने का हक होना के लिए आपके मन में ये जेन्युइनली भावना आनी चाहिए कि वो उसकी ज़िंदगी, उसका मन है। लेकिन आपको वहाँ अधिकार, जहाँ अधिकार आता है वहाँ आज़ादी नहीं होती। तो खैर, बहुत सारे लोग, बहुत पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा, मैं फिर किसी दूसरे कवि की बात कहूँगा, बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कम जगह पर रह रहे हैं, कम साधनों में रह रहे हैं, उनके पास रहने को घर नहीं है, उनके घर बॉम्ब कर रहे हैं। वो जो स्प्रेड होने की इंसानी लालसा है ना, जो आदम समय से आ रही है, जब से हमने कृषि को व्यवसाय के रूप में लिया है, तब से ये ज़मीनें मेरी हो, ये जगहें मेरी हो, ये प्राकृतिक संसाधन मेरे हो, और उस लालसा को के स्प्रेड होने की वजह से ये जो दो तरह दूरियां लोगों के बीच में आई हैं, एक बहुत अमीर हुआ है, एक बहुत गरीब हुआ है। तो ये समस्या, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है। सिर्फ जो प्रिविलेज है उसको थोड़ा सा आज़ादी का मतलब समझना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक गीत है हम दोनों फिल्म से, जो मुझे फिर बहुत अच्छा लगता है। साहिर लुधियानी साहब का एक गाना है, तो उसमें
वो मैं थोड़ा गाता हूँ, मैं लता जी का गाया हुआ है, मैं उतना अच्छा तो नहीं गा पाता, लेकिन सिर्फ पोइट्री के लिए मैं गा रहा हूँ उसको। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सबको अच्छी बुद्धि दे भगवान, इतना ही मांग रहा है वो। और इसके अगला जो है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ओ सारे जग के रखवाले, ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, बलवानों को दे दे ये ज्ञान, सबको सन। वो कह रहे हैं कि वो सारे जग के रखवाले, जो निर्बल को बल देता है, वो बलवानों को थोड़ा ज्ञान भी दे दे। तो मुझे लगता है कि ये इससे बेहतर कोई इस समाज को सुधारने का यही तरीका है। बलवानों को जब तक ज्ञान नहीं आएगा, निर्बल बल इकट्ठा करता रहेगा, लड़ता रहेगा। यहाँ पे मुझे लगता है मैं अपने घर पहुंच गया हूँ। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हमने डिस्कस किए और कुछ अभी भी मेरे पास हैं, लेकिन हमारे पास समय हमें ज़्यादा मिला था, उसके बावजूद हम अपने सत्र के अंत की तरफ पहुंच रहे हैं। तो हम दोनों वक्ताओं से एक एक सवाल, दोनों वक्ताओं के प्रति अगर आपके मन में सवाल हो तो हम एक एक सवाल लेंगे। कोई पूछना चाहता है? हमारे पास कोई है या मैं ही देती हूँ माइक? मेरा जो प्रश्न है वो अनुराधा से है। मैम, मैं 21 साल की हूँ और मैं अपने घर वालों से परमिशन मांग रही हूँ कि आप मुझे एक ट्रिप पे जाने दें अकेले। तो आजकल एक तो समाज में पितृसत्ता तो है ही, वो तो मैं मानती हूँ, लेकिन एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है फैमिली की, अगर वो पितृसत्ता को नहीं भी मानते, उसके बाद भी एक बहुत प्रोमिनेंट एक प्रॉब्लम है समाज में, वो है स्त्रियों के प्रति अपराध, किसी के भी प्रति अपराध, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, हम देख सकते हैं। तो वो जो अपराध, एक डर की भावना जो परिवार के अंदर डाल देते हैं, पेरेंट्स के अंदर डाल देते हैं, तो वो जाने नहीं देते कहीं। ट्रिप पे तो बहुत दूर की बात है, मतलब आसपास भी, और इतना आप दूर जाएंगी, कुछ हो जाएगा, तो ये जो एक डर है, ये कैसे जाएगा, ताकि हम लोगों को भी वो स्वतंत्रता मिले कि हम लोग बाहर जा सकें, घूम सकें। डर कैसे जाएगा? Have you saved up enough to sponsor your own trip? Yes, ma'am, I have. You have saved up, right? Okay, that's the first step. So you don't ask for No. money. Okay, that's the first step. And then you, instead of asking for permission, you tell them. That's what I used to do. I was like, I'm going. Yeah, but I'm coming to the... See, मैंने लगभग पूरा यूरोप, थोड़ा रूस और अमेरिका घूमा है, और लगभग पूरा इंडिया और अकेले घूमा है. And I have been lucky or careful, and nothing has happened that should not have happened. जो कुछ मेरे साथ हुआ है जीवन में, harassment, sexual harassment, या वो मेरे घर की चार दीवारी में हुई है, and the people I knew, and this is the case amongst 99% of women I have spoken to. हो सकता है there are other women I haven't spoken to, but 99% of the women I have spoken to, they have faced harassment at home compared to outside. So ये तो parents को probably have to understand, because इसके disguise में कि हम आपकी चिंता करते हैं, they probably trying to somewhere control you. I think you have to just, I don't know how to like उनके दिमाग से मैं डर कैसे निकालूंगी, but you have to tell them that just study, like the data says that homes are so much more unsafe than the outside world, and if you read travelers or if you talk to travelers, जो solo travelers हैं, women travelers हैं, they will tell you how safe it is. You will know how safe it is. We feel very safe. हम यहाँ से, if any one of you, मतलब तुम बाली चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ, कहीं पे भी चले, गोवा चले जाओ, suddenly you feel
this liberating feeling, and you feel very safe. You can wear whatever you want. I think we are just under constant threat from the people we know, unfortunately, and a very sad reality. But we are always more safe outside. And as I keep saying again and again, अगर सेफ बनाना भी है, अगर सेफ नहीं भी है, और सेफ बनाएंगे तभी ना जब हम बाहर जाएंगे. अगर इफ़ यू गो आउट और रात को तुम दिल्ली में अगर 11 बजे निकली हो और तुम देखो कि बहुत सारी और औरतें हैं, द सडनली द सेफ बिकम सेफ. कौन सी जगह सेफ नहीं है जहाँ यू डोंट सी एनी वुमेन? तुम बाहर निकली और तुमने देखा कोई, मतलब पान की दुकान पे 2 लड़के खड़े हैं, पान वाला लड़का है, ऑटो वाला लड़का, ऑटो में 2 लड़के बैठे हैं बाइक पर. इफ just swap them with women and the place suddenly becomes so much safer. So अगर सेफ बनाना भी है अपने आसपास को, अपने सराउंडिंग्स को, those shady spaces where we're not allowed to go, because you're allowed to go to the mall because there are equal number of women, and you're allowed to go to spaces where there are more women. So we just have to be present and you have to fight for it. थैंक यू मैम. मैं, क्योंकि टीनेजर्स मुझसे ऐसा पूछते हैं तो मैं एक उनको जवाब देती हूँ जो तुम्हें बता रही हूँ. जब आप 18 साल के होते हैं तब तक आप बहुत डिपेंडेंट होते हैं और आपको वो चीज़ करनी पड़ती है जो माता पिता कहते हैं. तो आप चाहे ना चाहे आप मानते हैं और अपने को इस लायक बनाते हैं. तो जैसा तुमने बताया कि तुम्हारे पास है पैसे, सुरक्षा बोध भीतर से अगर नहीं है तो तुम पहले विमेन ग्रुप जो ट्रैवलिंग करते हैं उनके साथ जा सकती हो, अपना एक्सपीरियंस देख सकती हो, लेकिन चले जाओ और फिर आकर बताओ. फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होगा. ज़्यादा ये होगा कि तुम 2-4 डांट खा लोगी बस, और कुछ नहीं. जी. I wanted to say something to you, sir. So I'm from Kolkata, and basically I'm in first year of college. I just came to Delhi. I'm a very new in Delhi. And so me and 2 of my friends back in Kolkata in high school, we had decided to do our own version of Tu Kisi Rail Si. And that song had become home to us. And this is my best friend and one of my other friends I'm talking about. And I sing, she shoots, and the other person acts. So today, sitting here, I was on a video call with them yesterday because I told them I would be coming to this session and probably be getting to meet you. So this idea of home, because Tu Kisi Rail Si is a song that, and even the film Masan, it has this one scene where he asks, Durga Pujo ke liye ghar aa rahe ho kya? So like, how does home and music interrelate to you? या वेरी नाइस. एक्चुअली म्यूज़िक इज़ ऑल्सो, जैसे हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की, वैसे ही फूड, म्यूज़िक इज़ ऑल्सो होम. And to tell you my journey, I was running away from home. Everybody runs away from home. I was always running away from home. But मेरा जो घर है उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा. मेरे कानों में, मेरे संस्कारों पे इतना म्यूज़िक था, मैं म्यूज़िक करना ही नहीं चाहता था. लेकिन मेरे को म्यूज़िक ने नहीं छोड़ा, मुझे म्यूज़िक करना ही पड़ा. कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि मैं बार बार म्यूज़िक की तरफ पुल होता गया और एक नौबत ऐसी आई कि मुझे म्यूज़िक. तो आप बिल्कुल सही कह रही है, संगीत तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट घर है आपका. इट्स अ वेरी तो बहुत सारी जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जिनमें आप अपना घर ढूंढते हैं, उनमें कल्चर में भोजन होता है, वैसे संगीत भी होता है. और थैंक यू सो मच कि तू किसी रेल सी आपका फेवरेट गाना है. मैं वरुण को बता दूंगा. पूछना है आपको? छोटा सवाल पूछेगा. मुझे भी 1 मिनट और चाहिए. Okay. First of all, I am so happy to see you, Anuradha Beniwal ma'am. क्योंकि मैंने आपकी बुक भी पढ़ी और मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, हम क्योंकि लगता है कि शायद औरतों को बिल्कुल निकलना चाहिए अपने घरों से. मेरे दोस्त को उस कहानी को पढ़ते हुए ये लगा कि दीपाली, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर द होल वर्ल्ड लाइक हर. तो आप इतने लोगों को इंस्पायर करते हैं बाय योर राइटिंग. तो मेरा एक बहुत ही, क्योंकि हम भी उसी ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो जहाँ पर मुझे भी बहुत पीछे खींच के रखा गया, हरेसमेंट और सेफ्टी के नाम पे बहुत कुछ ऐसे सुना दिया.
तो जो मैं फील करती हूँ होम, वो है मेरे अंदर। मैं जो दीपाली को देखती हूँ वो कितना अपना घर अपने अंदर बना पा रही है, क्योंकि अभी ये टूटा फूटा घर है, अभी वो पूरा बना भी नहीं। दूसरा कि औरतों के लिए हमेशा ये है कि उसका कोई घर ही नहीं है। पेरेंट्स के घर में जाती है तो वो कहती तेरा जो इन लॉज का घर होगा वो तेरा घर है, इन लॉज बोलते हैं जहाँ से आप आए हो वो आपका घर है। तो जो हमारी जो माएँ हैं, जो आगे चल के, मुझे लगता है ये बहुत टाइम लगेगा इसको अभी चेंज होने में, क्योंकि अब लोग काम कर रहे हैं इस पर। तो आपका इस पर क्या सवाल, इस सवाल का क्या जवाब रहेगा? क्योंकि ये मेरा एक अकेली का सवाल नहीं है, बहुत ऐसी लड़कियां और बहुत सारी मम्मी, बुआ, फूफा जो भी है उन सबका यही सवाल है कि मेरा घर एक्चुअल में होगा क्या? क्योंकि हम लोगों को ऐसी अपब्रिंगिंग दी जाती है कि आप ऐसे ही करो, आपका कोई ये वाला घर नहीं है, ये वाला घर नहीं। हम बीच में लटकी हुई हैं और झूल रही हैं उसी में। थैंक यू सो मच। आई होप कि मैंने अपनी बात को ठीक कह दिया हो। थैंक यू मुझे पढ़ने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। और जो पहले वाले सवाल में भी जब उसने पूछा कि पेरेंट्स स्टॉप, और ये भी आई थिंक लड़ने से नहीं, एक तो डरना नहीं चाहिए। डोंट बी अफ्रेड टू offend your parents. It's okay. Don't be afraid to offend anyone. If you believe in something and you believe that, and it's okay, you will make a mistake. जो लड़कियां घर से भाग जाती हैं, ज़रूरी नहीं कि उनको कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, but there are chances कि कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर गए नहीं तो चांस भी नहीं है ना। तो I would say don't be afraid to offend your parents, your society, your relatives. Offend them. It's a good thing. It's a positive thing. एंड हम अपना घर कैसे बनाएंगे, सबके अपने अपने तरीके होंगे, बट द फर्स्ट थिंग इज़ गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. यू हैव टू वर्क रियली हार्ड. मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी, पैसे जोड़ने पड़ेंगे और अपना कुछ घर खरीदना पड़ेगा. उसके अलावा कोई चारा है नहीं, फ़िलहाल नहीं है. लाइक द काइंड ऑफ कंट्री वी आर इन, हमारे पास इतनी सोशल सिक्योरिटी नहीं है कि हमें कुछ रहने को घर मिल जाए. सो विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, बट इट विल हैपन. कि आपका डिज़ायर पैदा हो गया है, मैनिफेस्ट आपने कर लिया है, इट इज़ गोइंग टू हैपन. देयर इज़ नो अदर वे. इट्स गोइंग टू हैपन. इट हैज़ हैपन्ड फॉर मी, इट विल हैपन फॉर यू. थैंक यू. दोनों वक्ताओं और आप सबका जो हमारे इस सत्र में सुबह सुबह आए, इतवार की सुबह, सबका बहुत बहुत शुक्रिया.